तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मूवी खुदा हाफिज चैप्टर 2। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10 में से 8.8 और इसे 97% गूगल यूजर ने पसंद किया है। मूवी के लीड रोल में है एक्टर विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम नरगिस को देखते हैं जो एक बुरा सपना देखकर उठ जाती है। दरअसल मूवी के फर्स्ट पार्ट में नरगिस को कुछ लोग उठाकर विदेश ले गए थे, जहां पर नरगिस का कई दिनों तक रेप किया गया था और वही उसे सपने में आकर डरा देता था। नरगिस आज तक उस दर्द और डर से बाहर नहीं आ पाई थी, इसीलिए वो अपने पति समीर के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताती है। वो कहती है कि उसे बाहर निकलने में डर लगता है। हर कोई उसी के बारे में बात करता है कि ये वही लड़की है जिसका विदेश में रेप हुआ है। वो इस बात से बहुत परेशान है, तो डॉक्टर उसे समझाता है कि उसे अब ये सब भूल जाना चाहिए और एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में समीर अपने एक दोस्त रोहित के घर आता है क्योंकि उसके भाई और भाभी एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। वहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची नंदिनी को देखता है जो रोहित के बड़े भाई की लड़की होती है। रोहित समीर को बताता है कि वो अभी तक सेटल भी नहीं हो पाया है, तो इस बच्ची को वो नहीं रख सकता, इसलिए वो इस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। ये सुनकर समीर उससे कहता है कि ये इस बच्ची को वो 7 दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता है। वो कहता है अगर नरगिस और नंदिनी के बीच बॉन्डिंग अच्छी बन गई तो वो नंदिनी को अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि उन्हें एक बच्चे की जरूरत है और नरगिस की हालत ऐसी नहीं है कि वो एक बच्चे को कंसीव कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि समीर नंदिनी को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर नरगिस को नंदिनी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उसे रहने के लिए दूसरा रूम दे देती है। नंदिनी भी नरगिस से डर जाती है, पर समीर नंदिनी के साथ बहुत खुश रहता था। यह देखकर नरगिस नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि बच्ची उसकी होनी चाहिए थी, पर उसकी किस्मत ही खराब थी, इसीलिए उसे नंदिनी को देखकर उस पर गुस्सा आता है। तब डॉक्टर नरगिस को समझाती है कि तुम्हारी तरह एक ट्रॉमा से गुजर रही है, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। शायद इसीलिए भगवान ने 2 टूटे हुए लोगों को मिलाया है, ताकि वो अपने अपने दुख से बाहर निकल पाए। ये बात नरगिस को समझ आ जाती है और वो अब घर आकर नंदिनी के पास आती है, उसे बाहर खेलने के लिए भेज देती है, जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद नंदिनी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखती है, डॉग ने जमीन पर गिरा दिया था और उसने उसके हाथ को अपने मुंह में फंसा रखा था। ये देखकर नरगिस जल्दी से डॉग को भगाने की कोशिश करती है, जिसमें वो डॉग उसके भी पैर में काट लेता है, पर फिर भी वो उसे भगा देती है और नंदिनी को जल्दी से अपनी गोद में लेकर हॉस्पिटल आती है और उसके बैंडेज करवाती है। शाम को जब नरगिस ये सारी बातें समीर को बताती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, पर नेक्स्ट डे वो देखता है कि नरगिस बड़े प्यार से नंदिनी को खाना खिला रही है। अब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। तभी समीर नरगिस को बताता है कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए रोहित नंदिनी को लेने आ रहा है, क्योंकि उसे एक फैमिली अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। इस पर नरगिस सैड होकर कहती है क्या वो नंदिनी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सुनकर समीर खुशी से हाँ कर देता है और वो जब इस बारे में नंदिनी से पूछते हैं तो वो भी हाँ कह देती है और फिर वो पेपर वर्क करने के बाद नंदिनी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइम गुजरता जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी बीच समीर और नरगिस के बीच दूरियां खत्म हो जाती है और वो लोग एक रात काफी करीब आ जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि कुछ टाइम गुजर चुका है और नंदिनी अपने स्कूल की छुट्टी के बाद एक लड़की शोभा के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाती है। तभी कुछ लड़के ब्लू वैन में आते हैं और शोभा को किडनैप करके ले जाने की कोशिश करते हैं, पर नंदिनी शोभा को छोड़ ही नहीं रही होती है, इसीलिए वो लड़के उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर आइसक्रीम वाले अंकल उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़के उन्हें डरा देते हैं। उन लड़कों में जो मेन लड़का था उसका नाम बच्चू था और वो वहाँ की बहुत पावरफुल लेडी समा ठाकुर का पोता था। इसके बाद स्कूल की टीचर इस किडनैपिंग के बारे में समीर को कॉल कर बता देती है। समीर घबराते हुए स्कूल पहुंचता है और वहां पे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी नंदिनी और शोभा का किडनैप हो गया है। कुछ लड़के उसकी बेटी नंदिनी और शोभा को किडनैप करके ब्लू वैन में ले गए हैं। इस न्यूज को एक कांस्टेबल फेमस न्यूज रिपोर्टर रवि को बता देता है और वो उसे न्यूज को कवर करने के लिए वहां पहुंच जाता है। समीर रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, पर पुलिस इंस्पेक्टर भी इस केस में समीर की कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है। समीर के साथ उस टाइम शोभा का भाई भी होता है। जब समीर उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है तो इंस्पेक्टर उसे डांटकर बाहर भेज देता है। तभी समीर को आइसक्रीम वाले काका दिखते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या उनको पता है कि वो ब्लू वैन किस तरफ गई है। वो हाँ बोल देते हैं। उसके बाद समीर काका को अपने साथ लेकर उसी तरफ निकल जाता है, जहां उसे एक तिराहे पे एक ज्वेलरी शॉप दिखती है जिसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है।
वो लोग शॉप के ओनर से सीसीटीवी देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। शॉप का ओनर उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने देता है। सीसीटीवी में देखने के बाद उन्हें वो ब्लू वैन दिख जाती है और वो उसे फॉलो करते हुए उसी की तरफ चल देते हैं जहां पर वो ब्लू वैन गई थी। और उधर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो वैन शमा ठाकुर की है, जिन्हें सब लोग ठाकुर जी कहकर बुलाते थे। इसलिए वो इंस्पेक्टर अपने सीनियर के साथ ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है और इस केस के बारे में सब कुछ बता देता है। तब ठाकुर जी अपने ड्राइवर मुन्ना को कॉल करती है, क्योंकि वो वैन मुन्ना ही चला रहा होता है। वो मुन्ना से पूछती है कि क्या हुआ था। मुन्ना बताता है कि बच्चू और उसके दोस्तों ने उन दोनों लड़कियों का रेप कर दिया है और इस टाइम वो अपने फार्म हाउस पर हैं। ये सब सुनने के बाद वो उससे वहीं रहने के लिए कहती है और अपने सबसे वफादार आदमी राशिद कसाई को बुलाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि शोभा का तो उन सब ने बारी बारी से रेप किया था, पर उनमें से एक लड़के रोहन ने नंदिनी का भी रेप कर दिया था। क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उधर ठाकुर जी राशिद से उन लड़कियों को मार कर ठिकाने लगाने को कहते। बच्चू और उसके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखने को कहती है। दूसरी तरफ बच्चू उन लड़कियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो उनको वहां मार सके। जब ये बात राशिद को पता चलती है तो वो भी उनकी लोकेशन को मुन्ना से पूछते हुए वहां पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि समीर को ब्लू वैन जलती हुई दिखाई देती है और वो वहां पर पहुंचकर वहां पे खड़े हुए लोगों से हेल्प मांगता है कि वो उसकी बच्ची को ढूंढने में उसकी हेल्प करें, क्योंकि उस वैन में बच्चियां नहीं थी। सब लोग वहीं पास में उन बच्चियों को ढूंढते हैं। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद समीर को शोभा मिल जाती है जो अभी जिंदा थी, इसलिए वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी समीर की नजर अपनी बेटी नंदिनी पर जाती है, जिसकी हालत देखकर समीर रोने लगता है और उसे गोद में लेकर पुलिस वैन के पास आ जाता है। तब तक वहाँ पर मीडिया भी आ चुकी होती है, पर रवि सभी को बच्ची की फोटो लेने से रोक देता है, क्योंकि उन दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से उनके साथ रेप किया था। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां पर शोभा का भाई समीर को बताता है कि उसे पता है ये सब किसने किया है। फिर वो बच्चू और ठाकुर जी का फोटो समीर को दिखाता है और बताता है कि बच्चू हमेशा शोभा का पीछा किया करता था। उधर डॉक्टर नरगिस को बता देते हैं कि वो उनकी बेटी नंदिनी को नहीं बचा पाए, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। ये सुनकर नरगिस समीर को बहुत मारती है और फिर उसके गले लगकर रोने लगती है। जैसा कई सालों पहले उसके साथ हुआ था वैसा ही कुछ उसकी बेटी के साथ हुआ है, पर वो इस तकलीफ को सह नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसके बाद नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जाता है और रवि बताता है कि ये देश महान नहीं है। अगर ये देश महान होता तो ऐसे घिनौने क्राइम नहीं होते। वो देश महान हो ही नहीं सकता जिसमें पॉलिटिशियन और पुलिस वाले मुंह बंद कर देखते रहें। उधर नरगिस समीर से कहती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो इस दर्द के साथ उसके साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए जब तक वो नंदिनी के रेपिस्ट को मार नहीं देगा तब तक वो उसकी शक्ल नहीं देखेगी और न ही उससे कभी मिलेगी। एक मंथ गुजर जाता है और इस बीच ठाकुर जी उस आइसक्रीम वाले काका को भी मरवा चुकी होती है, क्योंकि वो ही इस केस का आई विटनेस था। और जब समीर पुलिस के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है, इंस्पेक्टर उसे कहता है कि जिस ब्लू वैन की वो बात कर रहा है वो ब्लू वैन क्राइम होने से 10 दिन पहले ही चोरी हो गई थी और आई विटनेस भी गायब है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करना चाहते, इसलिए समीर शाम को इंस्पेक्टर पे अटैक कर देता है जब वो अपनी चमेली से मिलने उसके घर आया होता है, जहाँ पर समीर इंस्पेक्टर को बहुत अच्छे से धोता है। पर उसकी चमेली पुलिस को फोन कर बुला लेती है और समीर को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहां पर कोर्ट से उसे कुछ मंथ की सेल हो जाती है, जिसके लिए उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और वहां उसे अंसारी नाम के एक क्रिमिनल के सेल में रखा जाता है। उधर बच्चू के दोस्तों के फादर परेशान होते हैं कि ठाकुर जी ने उनके बच्चों को कहां पर छुपा कर रखा है। इस पर ठाकुर जी कहती है कि तुम्हारे बच्चे जहाँ पर भी हैं सेफ हैं। उसके बाद ठाकुर जी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में उनके लिए काम करने वाली लड़की को बुलाती हैं और लाइट बंद करने को कहती हैं। तब हमें ये पता चलता है कि ठाकुर जी को लड़कियों का शौक था और उन्होंने इसीलिए त्रिशा को काम पर रखा था। उधर दूसरी तरफ अंसारी को अपने लोगों से पता चलता है कि कल समीर को मारने के लिए जायसवाल नाम के एक कैदी को सुपारी दी गई है और अंसारी समीर को बता देता है और कहता है कि अगर उसने जायसवाल को मार दिया तो उसकी यहाँ से बाहर निकलने के बाद पूरी हेल्प करेगा। और फिर नेक्स्ट डे जायसवाल और उसके लोग समीर पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर समीर उसको काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है और थोड़ा बहुत खुद भी घायल हो जाता है। और जायसवाल काफी स्ट्रॉन्ग आदमी था, इसलिए समीर की हेल्प करने के लिए
अंसारी और उसके लोग भी मैदान में आ जाते हैं और जायसवाल के लोगों को मारने लगते हैं। काफी धैर्य फाइट होने के बाद फाइनली समीर जायसवाल को मार देता है और सभी कैदियों के लिए बाहुबली बन जाता है। सब कैदी अब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे और उससे डरने भी लगे थे। उधर 2 मंथ बाद हॉस्पिटल में शोभा को होश आ जाता है और ये केस अब सीबीआई ऑफिसर अविनाश ठाकुर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। होश में आने के बाद शोभा बच्चू और उसके दोस्तों के नाम अविनाश और मजिस्ट्रेट को बता देती है और ये न्यूज समीर को भी जेल में मिल जाती है। उसके बाद समीर को पता चल जाता है कि बच्चू के साथ और कौन कौन शामिल था। नेक्स्ट सीन में हम ठाकुर जी नरगिस के घर आती है और उसे धमकाने की कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को रोक ले वरना वो मारा जाएगा, पर नरगिस बोल देती है कि उसका हस्बैंड उसे विदेश से छुड़ा लाया था, वो डरने वालों में से नहीं है। वहाँ से जाने से पहले ठाकुर जी नरगिस पर भी अपनी गंदी नजर डालती है। उधर अंसारी का एक फ्रेंड उससे जेल में आकर बताता है कि डेली ठाकुर जी के घर से राशिद कसाई के घर खाना जाता है। इसका मतलब बच्चू और उसके फ्रेंड वहीं पर छुपे हुए हैं और इसकी जानकारी अंसारी समीर को दे देता है। नेक्स्ट डे समीर जेल से छूट जाता है। समीर शोभा के भाई के साथ अंसारी के फ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे पूरी एक टीम मिल जाती है और वो राशिद कसाई के अड्डे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मुहर्रम पर समीर अपने साथियों के साथ मिलकर राशिद कसाई के अड्डे पे अटैक कर देता है। वह एक एक करके उसके सारे लोगों को मारने लगता है और सभी को मारने के बाद वो राशिद कसाई के पास पहुंच जाता है, जहां वो बकरे की टांग से उसको मार देता है और उन लड़कों के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे सिर्फ मुन्ना और रोहन ही मिलते हैं। बाकी के लड़के बच्चू के साथ पहले ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए थे। मुन्ना समीर को बताता है कि बच्चू ने उन दोनों लड़कियों को बैट से दौड़ा दौड़ा कर मारा था और इस रोहन ने उस छोटी बच्ची का रेप किया था। ये सुनकर समीर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रोहन को बहुत बुरी मौत देता है। ये सब देखकर मुन्ना बहुत डर जाता है और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस को रोहन की बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है। पुलिस ठाकुर जी के घर आकर बच्चू को सर्च करने लगती है, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद ठाकुर जी अपने बेटे कमलेश को फोन करती है और बताती है कि पुलिस उनके घर आई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ठाकुर जी ने ही अपने हस्बैंड को मारा था और उन्होंने अपने बेटे कमलेश को इजिप्ट भेज दिया था। वहाँ पर वो एक लोकल गैंगस्टर के साथ काम करता था और बच्चू अभी उसी के साथ है। नेक्स्ट सीन में सीबीआई ऑफिसर अविनाश ठाकुर समीर के पास आता है और समीर उन्हें मुन्ना सौंप देता है, जिसके बाद अविनाश ठाकुर समीर को एक लिफाफा देता है जिसमें बच्चू और कमलेश की सारी डिटेल्स होती हैं। वो उसे बताता है कि बच्चू अब अपने पिता कमलेश के पास इजिप्ट चला गया है। वहाँ जाने से पहले समीर बाकी सभी लड़कों को मार देता है। अब सिर्फ बच्चू ही बचा था। तभी समीर से मिलने नरगिस आती है और उसे कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समीर शोभा के भाई के साथ इजिप्ट के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो कैब ड्राइवर की हेल्प से कुछ गन खरीदने जाता है और वहाँ पर उसे माइकल नाम का बंदा मिलता है। समीर उसे डेली $1000 पर अपने साथ रख लेता है क्योंकि उसे कमलेश के ठिकाने के बारे में सब कुछ पता होता है। और फिर मौका मिलते ही समीर कमलेश के घर पर अटैक कर देता है, जहां पर काफी लोगों को मारने के बाद वो बच्चू की तरफ बढ़ता है। पर उससे पहले कमलेश बच्चू और अपने कुछ आदमियों के साथ वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख समीर भी उनका पीछा करता है। कमलेश और बच्चू गाड़ी में आगे आगे भाग रहे होते हैं और समीर उनका पीछा कर रहा होता है। इतने में कमलेश की गाड़ी पलट जाती है और समीर उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें पकड़ने के बाद बच्चू को बाहर निकालता है और उसकी टांगों के बीच में लाते मारने लगता है। बच्चू समीर से बचकर भागने लगता है, पर समीर उसे फिर पकड़ लेता है और जान से मार देता है। तभी कमलेश समीर को शूट करने वाला होता है, पर शोभा का भाई कमलेश को शूट कर देता है। उधर अपने बेटे और बच्चों की मौत की खबर सुनकर ठाकुर जी टूट जाती हैं। वो त्रिशा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं मेरे बाल बना दो। त्रिशा उनके पास आती है तो वो त्रिशा को देखने लगती हैं, उसे छूने लगती हैं। तभी त्रिशा अपनी नुकीली हेयर क्लिप से ठाकुर जी की गर्दन पे वार करती है और उन्हें मार देती है। त्रिशा अपनी इतनी सालों के शोषण का बदला ले लेती है। समीर भी वापस इंडिया आ गया था। नरगिस समीर के पास आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर समीर बहुत खुश हो जाता है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि समीर के बंगलों के बाहर लोग समीर से मिलने आए होते हैं, क्योंकि वो सबके लिए एक मसीहा बन चुका था और सभी लोगों ने उसे बाहुबली मान लिया था। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे।